अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन चार अहम इश्यूज़ हैं जिसमें जुनैद जमशेद मरहूम के हवाले से एक अहम ख़बर सामने आई है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे सामने आए हैं और जो कराची की किस्मत बदलने के हवाले से बहुत अहम संगीबील साबित होंगे। इसके अलावा मुरीद अब्बास कत्ल केस में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और PIA का जो जहाज़ क्रैश हुआ था उस हवाले से भी एक ख़बर है जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले जुनैद जमशेद के हवाले से हम बात करेंगे। जुनैद जमशेद की एक तीसरी अहलिया जो है वो मंजर आम पर आई हैं और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दावा दायर किया है कि जुनैद जमशेद ने जो कि मरहूम हैं उनकी उनसे शादी हुई थी 20 अक्टूबर 2009 को, लेकिन जो उनके जो वरासती सर्टिफिकेट्स हैं उसमें उनका जिक्र नहीं है, उनका नाम नहीं है। और जो जुनैद जमशेद की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जायदादें हैं, उसमें भी उनको हिस्सा दिया जाए। और ये सिंध हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त थी और दरख्वास्त पर फौरी तौर पर सिंध हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने जो दावा दायर किया गया था उस पर जुनैद जमशेद की जो फैमिली की जायदाद है मनकूला और गैर मनकूला उनको मुंतकिल करने से रोक दिया है, उसको फ़रोख्त करने से रोक दिया है। और जुनैद जमशेद की जो बच्चे हैं पहली बीवी से और उनकी पहली जो बीवी हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। और वाज़े तौर पर आपको बताएं कि जुनैद जमशेद की दो पहले अहलिया जो है वो मंजर आम पर आई थी। इसके अलावा ये तीसरी बीवी हैं जिन्होंने दावा दायर किया है कि उनका जो है प्रॉपर्टी में नाम नहीं है, प्रॉपर्टी की सर्टिफिकेट्स में, और उनसे जुनैद जमशेद ने शादी की थी और इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से बताया जाता है और उनका नाम रज़िया मुज़फ़्फ़र बताया गया है। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई थी, ये तफसीलात जो है वो सामने आ सकी हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा इशू है वो ये है कि PIA का तैयारा जो हादसा हुआ था कराची में उसमें DJ ईस्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट ने गुलाम सरवर ख़ान जो कि वज़ीर हवाबाजी हैं, इसके अलावा चेयरमैन PIA और दीगर जो सिविल एविएशन के चेयरमैन हैं और MD PIA हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने से मुताल्लिक़ जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और कादिर मंदोखेल एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि चूँकि तैयारा नाकारा था, उसको इंजीनियर्स ने चेक नहीं किया, 97 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए थे इस हादसे में, तो लिहाजा जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। इससे पहले 3 जजेस जो है वो तब्दील हुए हैं और 1.5 महीने के बाद तकरीबन जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट ने ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की और रिमार्क्स में कहा है कि चूँकि वफाकी हुकूमत इस मामले में जो है वो आला सतह की इंक्वायरी कर रही है, ज़िम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा और इस स्टेज पर, इस मौके पर अदालत किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की जो है वो दरख्वास्त मंजूर नहीं कर सकती, किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। क्योंकि कादिर मंदोखेल साहब की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी हैं लेकिन दरख्वास्त देने के बावजूद जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, इसलिए इनका मौक़िफ़ सुना जाए और मौक़िफ़ अगर साबित होता है तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए, लेकिन उनकी दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी है। इसके अलावा मुरीद अब्बास कत्ल केस में भी एक अपडेट है। जो असल कातिल जो आतिफ ज़मान है उनके भाई आदिल ज़मान जो कि आजकल ज़मानत पर हैं, इनके ख़िलाफ़ जो असला एक्ट का मुकदमा था वो भी सेशन अदालत से जुडिशल कम्प्लेक्स जेल में यानी कि मुंतकिल किया गया है। और वो जो मुरीद अब्बास का असल मुकदमा है कत्ल का, उस कत्ल के मुकदमे के साथ इस केस को भी मुंसलिक किया गया है और अब दोनों केसेस जो हैं एक साथ चलेंगे जुडिशल कम्प्लेक्स में, जेल में। और जो आदिल ज़मान है मुलजिम, उसके पिस्तौल से आतिफ ज़मान ने मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद का कत्ल किया था, लेकिन ये बड़ी पेशरफ्त है कि अब एक साथ केस चलेंगे। और पिछले दिनों जब ये आखिरी समाअत हुई थी जुडिशल कम्प्लेक्स में तो आतिफ ज़मान से आमना सामना भी हुआ। क्योंकि मुझे आतिफ ज़मान और आदिल ज़मान इससे पहले नहीं जानते थे, मुरीद अब्बास से मेरी दोस्ती ज़रूर थी, आते जाते थे, बिल्कुल भाइयों की तरह थे, लेकिन ये मुल्ज़मान मुझे नहीं जानते थे। लेकिन जब ये मीडिया पर जितनी भी खबरें अपडेट या वीडियोज़ या जो भी चीज़ें सामने आई वो मैंने कोशिश की कि तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं जो मुरीद अब्बास के साथ इन ज़ालिमों ने जुल्म किया है। उसके बाद ये मुझे जानने लगे हैं और चूँकि गुज़श्ता समाअत पर और कोई फ़रीक अदालत में नहीं थे तो आतिफ ज़मान जब आदिल ज़मान पेश होने के लिए आया तो ढिठाई समझे या एक बेहिस समझे, अब और भी अल्फाज हो सकते हैं लेकिन वो इंतहाई नामुनासिब होंगे इस फोरम पर कहना। उसका मुज़ाहरा करते हुए मुझसे सलाम करता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो।
ज़ाहिर है मैं खामोश रहा, देख के खून खौलता है, गुस्सा आता है, लेकिन हमारा यकीन है कि अदालत इंसाफ देंगी मुरीद के अहल खाना को, और हम दोस्त हैं और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उन तक उनकी फ़ैमिली को और उनके अहल खाना के लिए जितना मदद कर सके फ़िज़िकली, ज़ाहिर कर सकते हैं, जो कर सकता हूँ मैं अपने तौर पर मैंने तहिया किया वो लाजमी करूँगा, और कोशिश करता हूँ मैं हर डेट पे जाऊँ और केस के हर पहलू को, हर पस मंज़र को उजागर करने की कोशिश करूँ, ताकि लोगों को पता चले कि सुकून से मुरीद अब्बास की जो दोस्त है वो बैठे नहीं हैं, बल्कि मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, जैसे उनकी अहलिया मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं कि उनको इंसाफ मिले, और इंसाफ इंशाल्लाह अदालतों से मिलेगा, और हमारा यकीन है, और इसलिए हम केसेस की पैरवी करते हैं। इसके अलावा जनाब वाला सुप्रीम कोर्ट में जो 4 दिन अहम तरीन समाअतें हुई, बेशतर लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब इस तरह के रिमार्क्स तो आते हैं हुकूमत की फेलियर्स के ऊपर, इदारों की नाकामी के ऊपर, शहरियों के हकूक़ के सल्ब करने के हवाले से, लेकिन जब तहरीरी हुक्मनामा आता है तो उस हवाले से कोई बात नहीं करता, और हुकूमत मुंतखब हुकूमत के दावे ज़रूर करती है कि मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ या आला अदलिया को हुकूमतों के ख़िलाफ़ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, और हर किसी को अपने दायरे और हदूद में रहकर बात करनी चाहिए। लेकिन जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है उसके बाद पीपल्स पार्टी की दौड़ें लग चुकी हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो हूँ, और इसके अलावा वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हूँ, दीगर जो वज़रा हैं वो उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। पहले गुज़श्ता दिनों हमारी लतीफ़ खोसा साहब से बात हुई, साबिक़ गवर्नर पंजाब है, खुल के बातें हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं शायद आपसे यहाँ रिपोर्ट ना कर सकूँ, क्योंकि उनका ताल्लुक़ पंजाब से और पंजाब की और पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से वो काफ़ी रंजीदा भी है, लेकिन वो डटे हुए हैं, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत सारी बातें कभी किसी और मौके पर उनसे जो गुफ्तगू हुई हमारी नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत को लेकर, और उसके बाद जो पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत है और वो सियासतदान जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, लेकिन वो पंजाब की सियासत में जिस तरह फैसले करते हैं तो उससे वो बेहद मायूस नज़र आए, लेकिन बहुत बहादुर और डटे हुए इंसान हैं। उनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर डेरा गाजी खान से है, काफ़ी उनसे गुफ्तगू हुई, इंशाल्लाह कभी फिर बात करूँगा इस मौके पर। उन्होंने भी लतीफ़ खोसा साहब ने जो बातें की, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी कराची पर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करती, यहाँ पर काम इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको वोट नहीं मिलता, तो इसलिए वो कहते हैं जब हमें वोट नहीं मिलता तो हम कराची में क्यों पैसा लगाएं। ये लतीफ़ खोसा साहब के रिमार्क्स कहें या एक रज़िया कहें, या जो उनकी पीपल्स पार्टी के आला जो रहनुमा है या वज़रा हैं या अपर क्लास के ये लोग हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं, ज़ाहिर है ये भी सीनियर रहनुमा हैं और बेशतर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मोस्ट सीनियर हैं लतीफ़ खोसा साहब। उसके अलावा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्मनामा नहीं आया था सामने, और 2 रोज़ पहले ये सारी तफसीली हुक्मनामा में जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि वजाहतें देनी पड़ रही हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, और बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कराची के लिए और क्या मनसूबे और क्या क्या प्लानिंग हैं अब सामने आना शुरू हो गई हैं। और अब देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पे कचरा सालों से नहीं उठाया जा रहा था वहाँ से भी कचरा उठने लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब वाज़ेह कर दिया है कि कराची की किस्मत बदलेगी, और वो इस तरह बदलेगी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट होगी, वफाकी हुकूमत होगी, दूसरा NDA में FWO कराची के जो अहम तरीन मनसूबे हैं उन मनसूबों पर काम करेंगे, और सूबाई हुकूमत उनकी मामनत ज़रूर करेगी। एक तो ये है कि जिस तरह सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतहाई फ़िक्रमंद हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह पहले यहाँ ट्रेन चलती थी कराची के अंदर, जिस तरह दूसरे शहरों में मेट्रो ट्रेन और पत्नी मेट्रो बसेज़ और क्या क्या चल रही हैं, लेकिन यहाँ मेट्रो चालियाँ ज़रूर मिलती हैं, उस हवाले से सोशल मीडिया पर भी बातें गर्दिश कर रही हैं। चीफ जस्टिस चाहते हैं कि सर्कुलर रेलवे बहाल हो। 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है जब चीफ जस्टिस ने तजावुज़ात का ख़ात्मा और सर्कुलर रेलवे चलाने का हुक्म दिया था, उसके बावजूद मामला ये ख़त्म नहीं हुआ। अब चीफ जस्टिस ने तहरीरी तौर पर अपने हुक्मनामे में लिख दिया है जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, और सिंध हुकूमत की तरफ से जो नाले साफ़ करने के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्त भी आई थी, उसको भी अदालत ने कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। तो अदालत ने कहा है एक तहरीरी हुक्मनामे में कि अब NDA में कराची के सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए अहम किरदार अदा करेगा, और उनके सुपुर्द किया गया है जो फ्लाईओवर्स बनेंगे और उसके अलावा जो अंडरपासेस बनेंगे अब NDA में बनाएगा, और उसकी जो पैसा होगा, जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो ज़ाहिर सूबाई हुकूमत की ज़रूर होगी, लेकिन अब किरदार अदा करेगा NDA में, यानी कि आपको 6 महीने का टाइम दिया गया और 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे मामलात जो है वो निपटाने हैं, और आपको कराची की इंटरनल जो है शहर के अंदर आपको सर्कुलर रेलवे चलते हुए नज़र आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बेशुमार दरख्वास्तें थी, जिसमें कराची जिम खाना के हवाले से था हुक्मनामा, इसके अलावा क्लब का था, कराची क्लब का, और इसके अलावा जो और भी नज़रसानी की जो दरख्वास्तें हैं ये PNT कॉलोनी में तमीरात के हवाले से, अदालत ने सारी की सारी मुस्तरद की अपने तहरीरी हुक्मनामे में, और कहा जो इनका पहले का हुक्मनामा है
कि एक तो सरकारी ज़मीन किसी को अलाट नहीं हो सकती, और उसके अलावा अगर किसी ने स्कूल बना लिया, कोई मस्जिद बना दी गई तो उनको भी तोड़ दिया जाए, घर भी तोड़ दिया जाए, अगर जिसमें ख़ास तौर पर किडनी हिल और हिल पार्क का जो है वो मंसूबा शामिल है। और कहा कि जिन लोगों को फ्रॉड करके PCHS और दीगर लोगों ने ज़मीनें फ़रोख्त की, अब उसका मुआवजा भी वो खुद अदा करेंगे। तो ये अहम तरीन चीज़ें थी दोस्तों। फिर किसी और मौजू पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सजेशन ज़रूर दें, ताकि मैं आप तक कराची के ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं, जो आवाम यहाँ चाहती है या जो आवाम के बुनियादी हकूक़ हैं, उस हवाले से ही बात करें। एक और चलते चलते एक बात याद आ गई। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 15 और इसके 19 और 25 के हवाले से ख़ास तौर पर बात की है, जिसमें अक्सर आर्टिकल और हदूद क़यूद की बातें की जाती हैं सूबाई हुकूमती या वफाकी हुकूमत की तरफ से। तो अदालत ने उन हदूद और क़यूद के साथ साथ अपने हुक्मनामे में ये भी जिक्र किया है कि इंसानी बुनियादी हकूक़ जो कि आइन में दर्ज है उस पर पूरा करना या उनको उस पर अमल दरामद करना या उस आइन के आर्टिकल्स के तहत अवाम को बुनियादी हकूक़ फराहम करना भी सूबाई हुकूमतों की या वफाकी हुकूमतों की या हमारे ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उस पर पूरा नहीं उतरते और अवाम जो पिस रही है। तो जब जहाँ तक आप एक हदूद और क़यूद और इदारों के हद में रहने की बात करते हैं, तो जहाँ आइन में दर्ज है जो बात, उस पर भी अमल दरामद करना, पूरा उतरना जो है वो हमारी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो पूरा नहीं उतरते। आप खुद देखते हैं कराची का क्या हशर हुआ हुआ है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना गलियाँ सड़कें, कटर और अजीब व ग़रीब सूरत हाल है। अच्छा, एक और भी बात मुझे याद आई कि सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब के मातहत 5-6 तकरीबन वजारतें हैं और एक बल्दियात की वजारत भी उनके मातहत है। और बल्दियात की वजारत के मातहत जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आता है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है कि जितने भी जहाँ जहाँ निकासी आब का निज़ाम ख़राब है, जहाँ पर सीवरेज की लाइनें डैमेज हो चुकी हैं, जहाँ गटर के ढक्कन नहीं है, जहाँ पर ये निकासी आब का सिस्टम मुतासर हो चुका है, तो उनका काम है कि वो जो है वो निकासी आब के सिस्टम को बेहतर करें। लेकिन वाटर बोर्ड का अमला कहीं आपको अगर नज़र आता हो काम करता हुआ तो शायद मुझे बता दीजिएगा। जगह जगह पर गली कूचों में, कोने खांचे में और तकरीबन कराची के अंदरूनी इलाके हों या मज़ाफ़ाती इलाकों, मुकम्मल तौर पर हर गली में आपको देखेंगे कि गटर के ढक्कन नहीं होंगे और नाले गटर उबल रहे होंगे और गंदगी होगी, गलाजत होगी। तो वो नासिर हुसैन शाह साहब की बराह रास्त ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी इस ज़िम्मेदारी पर पूरा उतरने के बजाय फिर आपको बड़ी मज़े की बातें और बड़ी एक हम्बल तरीके से जो बातें कर रहे होते हैं, वो भी मानी खेज़ हैं, लेकिन आवाम समझते हैं। और अब अदलिया तो अब जान चुकी है। अब इसलिए ज़रूर कराची की बेहतरी के लिए एक तो वफाकी हुकूमत ने भी ग्रीन सिग्नल दिया और अब अदलिया किसी की बातों में नहीं आने वाली, बल्कि कराची की बेहतरी के लिए जो काम होगा इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा। और हम सब की ख्वाहिश है कि कराची कमाने के लिए बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर से लोग आते हैं। तो उम्मीद है कि इस कराची की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए हमारे जो इदारे हैं वो काम करेंगे और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि कराची के लिए आवाज़ उठाएँ, ताकि जिस तरह फलता फूलता पाकिस्तान है उसी तरह फलता फूलता कराची है और कराची तरक्की करेगा तो इंशाल्लाह हम सब तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया।